नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आगामी दिनों के अंदर आपकी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी जो है वो आने वाली है और फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के अंदर आज से हमारी ये सीरीज़ रहेगी ज्योग्राफी विषय की। ज्योग्राफी जो है वो सेकंड पेपर में हमसे पर्सनल सब्जेक्ट के रूप में पूछी जाती है। उस विषय के अंदर हमसे 11th और 12th की ज्योग्राफी 11th और 12th की ज्योग्राफी से हमें 55% जो है वो पूछे जाते हैं। 55% प्रत्येक पर्सन जो है वो 2 नंबर का होता है। इस प्रकार 11th और 12th की ज्योग्राफी जो है वो हमसे 110 नंबर की पूछी जाती है और इसी कड़ी के अंदर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की ज्योग्राफी। और जो NCERT बेस्ड है, इसमें हम भारत की लोक और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो ज्योग्राफी है उस विषय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उस विषय के अंदर हमारा पहला चैप्टर है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वर्दी संगठन। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का वितरण भारत के अंदर कैसा है, घनत्व कितना है, वर्दी कितनी है, संगठन कितना है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हमें हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। जो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है वही हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो आपको उससे जुड़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। लोग जो हैं वो किसी भी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत अपनी 121 करोड़ किसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जो जनसंख्या है वो करीब 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। चीन जो देश है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो किसका आता है, भारत का आता है कि भारत जो है वो दूसरा बसा हुआ देश है। उसके बाद में भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, ये देखिए ये नाम नोट कर लीजिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगर इन तीनों की जनसंख्या प्लस कर दी जाए तो भी जो है वो कुल जनसंख्या से अधिक है। यानी कि इन देशों की जनसंख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो भारत की जनसंख्या इनसे अधिक है। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पे, जो भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है वो निश्चित तौर पे यहाँ के जो सीमित संसाधन हैं, सीमित संसाधनों पर जो है वो अवश्य रूप से दबाव डालती है। यानी कि यहाँ पे जो भौगोलिक क्षेत्र जो है वो छोटा है, लेकिन जनसंख्या जो है वो इन तीनों देशों की भी अगर मिला दी जाती है तो भारत की जनसंख्या अधिक रहती है इन तीनों देशों से। तो यहाँ के जो संसाधन हैं वो सीमित हैं और जनसंख्या जो है वो यहाँ की क्या है, अधिक है। भारत भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि भारत के अंदर जो वो जनगणना है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल के बाद होती है, तो 10 वर्ष के अंतराल के बाद जो है वो भारत के अंदर जनगणना होती है। भारत की पहली जनगणना जो कि अव्यवस्थित जनगणना थी 1872 में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में। देखिए, पहली जनगणना जो है वो 1872 के अंदर हुई थी और पहली संपूर्ण जनगणना जो है वो 1881 में हुई थी भारत के अंदर। उसके बाद में अपना अगला पॉइंट है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण का मतलब होता है दोस्तों फैलाव। जनसंख्या का फैलाव जो है वो किस और कहाँ कितना फैला हुआ है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर भारत में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या पूछे तो यूपी की है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, यूपी की है। इसके पश्चात महाराष्ट्र आता है, बिहार आता है, पश्चिमी बंगाल आता है, ये इनके बाद के स्थान है। तो सबसे पहले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी है।
उसके बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद में बिहार है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल का स्थान मुख्य रूप से आता है। उसके बाद में है, अगर बात करें जनसंख्या के वितरण की, तो जनसंख्या के वितरण में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या जो है वो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 76% जो भाग है वो कौन से राज्यों के अंदर बसा हुआ है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश की इन राज्यों की अगर जनसंख्या देखी जाए तो 76% जनसंख्या जो है वो इन राज्यों के अंदर निवास करती है। उसके बाद में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर भारत की कुल जनसंख्या का 1.04% है। अगर वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल जो है वो 0.84% जो है, उत्तराखंड जो है वो 0.83 है। जैसे राज्यों की जो जनसंख्या आकार है इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। यानी कि अगर इन राज्यों की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल है, उत्तराखंड है, इनका भौगोलिक क्षेत्र तो जो है वो बहुत बड़ा है, भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या जो है वो यहाँ पे कम निवास करती है। जैसे अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर 1.04% है। अरुणाचल की बात करें तो 0.84% है। उत्तराखंड की बात करें तो 0.83% जैसे राज्य हैं, इनकी जनसंख्या जो है वो कम है, लेकिन इसका आकार जो है वो विशालतम है। जनसंख्या का वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। देखिए, भारत की जनसंख्या जहाँ जहाँ निवास करती है उसका वितरण जो है वो कौन से भौतिक कारक पे, सामाजिक कारक पे, आर्थिक कारक पे और ऐतिहासिक जो कारक हैं इनके बीच में घनिष्ठ संबंध को बताता है। जैसे भौतिक कारक की अगर बात करें हम, तो भौतिक कारक के अंदर जो है वो प्रभावित करने वाली जनसंख्या के कारकों में अगर बात करेंगे तो जैसे जलवायु है वहाँ की, वहाँ का स्थल है, और जो भौतिक कारक हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक हैं, आर्थिक कारक के अंदर जो है वो खनिज आ जाता है, खनिज है। उसके बाद में ऐतिहासिक कारक हैं, इनके बीच में जो है वो आपस में घनिष्ठ संबंध है। अगर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करेंगे तो जैसे रोजगार है, जहाँ पे रोजगार की उपलब्धता अधिक होगी वहाँ पे लोग बसना पसंद करेंगे। जहाँ का धरातल जो है वो बसने लायक होगा वहाँ पे लोग अधिक बसना पसंद करेंगे। जहाँ की जलवायु लोगों के अनुकूल होगी वहाँ पे बसना पसंद करेंगे। उसके बाद में आर्थिक कारक, यानी कि खनिज संसाधनों की जहाँ पे अधिकता है वहाँ पे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाता है। रोजगार उपलब्ध होने के कारण लोग जो है वो वहाँ पे पसंद करते हैं रहना। अगर ऊपर वाले पॉइंट को हम देखते हैं तो देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है वो इतनी कम जनसंख्या जो है वो क्यों निवास करती है? क्योंकि यहाँ जलवायु जो है वो लोगों के अनुकूल नहीं है। इस कारण से जो है वो लोग कम निवास करना पसंद करते हैं इस क्षेत्र के अंदर। उसके बाद में है उत्तर भारत। अगर बात करें, देखो ये प्राकृतिक जो संसाधन है इनके आधार पर अगर बात करें तो उत्तर भारत के जो मैदान हैं और डेल्टाई जो प्रदेश हैं और तटीय जो मैदान हैं इनके अंदर जनसंख्या का अनुपात जो है वो दक्षिणी मध्य भारत के राज्यों से अपेक्षा उच्च है। देखिए, यहाँ पे उत्तर भारत के मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, तटीय मैदानों में जो है वो अधिक जनसंख्या निवास करती है। लेकिन जो दक्षिण के, जो मध्य भारत के जो हैं वो राज्य हैं, यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे जो उच्च भारत है, उत्तर भारत है, इसके मैदान, डेल्टा और जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं इनकी अपेक्षा इन राज्यों के अंदर जो है वो अधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। उसके बाद में है सिंचाई के विकास, यानी कि सिंचाई के विकास के कारण जो है वो राजस्थान, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता के कारण जो है वो झारखंड। इसके परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या, यानी कि जहाँ पे न के बराबर जनसंख्या पाई जाती है, जैसे राजस्थान और झारखंड जो है, अब मध्य से उच्च संकेंद्रण के केंद्र जो है वो बन गए हैं। क्यों? क्योंकि सिंचाई की उपलब्धता के कारण राजस्थान के अंदर कृषि की विकास की संभावनाएं जो है वो अधिक हो गई हैं। और खनिज
की उपलब्धता और प्राकृतिक जो संसाधन की उपलब्धता के कारण जो है वो झारखंड है, इसके कारण जो है वो लोग पहले विरल जनसंख्या यहाँ निवास करती थी और अब ये क्षेत्र जो है वो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंदर आ गए हैं। जनसंख्या वितरण के सामाजिक और आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि है, यानी कि लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे स्थायी कृषि का उद्भव हो, यानी कि लोग स्थायी रह करके कृषि कर सकें और कृषि का विकास हो, परिवहन जो है वो आसानी से हो सके, औद्योगिकरण, उद्योगों को बढ़ावा मिले और नगरीकरण। इन क्षेत्रों के अंदर जो है वो लोग अधिक निवास करना पसंद करते हैं बजाय जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और जलवायु विषमता वाले जो क्षेत्र हैं उनके। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या से अभिव्यक्त किया जाता है, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर कितने लोग निवास करते हैं उस आंकड़े को जो है हम क्या कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व है। उसके बाद में है भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर हमें पूछ लिया जाए कि भारत की जनसंख्या का घनत्व जो है वो कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। अगर हम बात करें जब 1951 के अंदर जनसंख्या का घनत्व कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या का घनत्व कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और अब जो है वो प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर है। से बढ़कर 2011 के अंदर, यानी कि 1951 में जो जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति था वो 2011 में बढ़ करके कितना हो गया? 382 प्रति व्यक्ति हो गया। और पिछले जो 50 वर्ष हैं इसमें कितनों की वृद्धि हुई? करीब जो है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। अगर 1951 में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 117 व्यक्ति था और 2011 में बढ़ करके ये कितना हो गया? 382 हो गया। तो पिछले 50 वर्षों में करीब जो है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वो वृद्धि हुई है। अगर बात करें सबसे कम अगर घनत्व की बात करें तो सबसे कम घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा है। अब देखो अगर सबसे कम पूछे तो अरुणाचल का है। अरुणाचल का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तो दिल्ली का जो है वो जनसंख्या घनत्व 11,297 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। अगर अन्य राज्यों की अगर हम बात करें कि अन्य राज्यों का जनसंख्या घनत्व कितना है, वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर। पश्चिमी बंगाल के अंदर अगर बात करें तो 1029 प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 और जनसंख्या घनत्व उच्च है। ये जो राज्य दिए गए हैं बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल है, इनका जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? उच्च है, यानी कि अधिक जनसंख्या घनत्व है। और वहीं अगर हम कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो कम जनसंख्या घनत्व के अंदर देखिए प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में सब कम जो है वो केरल है। केरल का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 859। और उसके बाद में तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु का जो जनसंख्या घनत्व है वो 555 में उच्च घनत्व पाया जाता है। यानी कि अगर देखिए जो ये अपने राज्य दिए गए हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और ये उत्तर प्रदेश, इनमें अगर जनसंख्या घनत्व उच्च है तो बिहार जो है वो 1102 और पश्चिम बंगाल जो है वो 1029, उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि वह भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। और भारत में अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो केरल और तमिलनाडु के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है उच्च है। तो केरल के अंदर जो है वो जनसंख्या घनत्व कितना है? 859 व्यक्ति प्रति इकाई क्षेत्र के अंदर। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु के अंदर 555 व्यक्ति प्रति इकाई क्षेत्र में। उसके बाद में देखिए कायिक घनत्व क्या होता है? कायिक घनत्व का मतलब क्या होता है?
कुल जनसंख्या में अगर हम निवल कृषि क्षेत्र का जो है वो भाग दे देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा कायिक घनत्व। और कृषि घनत्व की अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या के अंदर, कुल कृषि के अंदर जो जनसंख्या संलग्न है उसमें निवल कृषि क्षेत्र का अगर हम भाग दे देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या जाएगा, कृषि घनत्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हमने जो है वो जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया है कि जनसंख्या जो है वो किस प्रकार से है, उसके बाद में जनसंख्या के वितरण को देखा है, उसके बाद में हमने जनसंख्या घनत्व को देखा है। तो ये 3 बातों के बारे में हमने देखा है। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संगठन के बारे में अगले वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।